ये तो मैथ जैसे ऑप्शनल में फार्मूला वगैरह आता है, तो मैंने ऑप्शनल के लिए ये फार्मूला वगैरह लगा रखा है। ये काम आता है बेसिकली रिवाइज करने में, कि हम उठे कभी भी देख लें कि क्या है नहीं है। तो इसके साथ ये वर्ल्ड मैप है, तो इसमें फिज़िकल मैप है ये, तो बेसिकली तो बहुत काम आएगा कि कुछ हमें जैसे अचानक कनेक्ट करना हो कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, तो ये हमें हेल्प करता है। ये जैसे जापान का एक बार न्यूज़ आया था, तो मैंने उस टाइम लिखा कि इंडिया जापान का क्या है। ये जैसे दिसंबर 25 का डेट भी मैंने लिख लिया था। तो क्या है, एक बेसिकली जो भी जापान इंडिया रिलेटेड जैसे कोई क्वेश्चन है मेंस रिलेटेड, तो वो लिख सकता हूँ। ये जैसे लिखा है जापान न्यू पीएम फीमेल पीएम, तो वो काम आ सकता है। और ये फिर स्टिकी नोट्स मैंने लगाए हैं जो क्विक रिवीजन के लिए काम आता है बेसिकली, तो वो सारा है यहाँ। और ये स्टिकी नोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें ये काम आता है कि ऐसे में भी हम काम कर सकते हैं एसडीजी यूज़ करके कि कुछ डायमेंशंस मिल जाए। तो ये है बेसिकली, और फार्मूलाज वगैरह हैं, यही है। थैंक यू। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट करते हैं, बट सिलेक्शन कुछ ही स्टूडेंट्स का होता है। तो वो लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं? कर पाऊँगा, तो फिर मैंने जॉब छोड़ा और फिर मैं प्रिपरेशन करने लगा। ओके, तो आप प्रोफेसर थे। जी। प्रोफेसर जैसी जॉब के लिए लोग काफ़ी स्ट्रगल करते चीज़ों में मैं जो साथ करना है उसमें हमेशा करंट अफेयर्स रखूँगा, क्योंकि करंट अफेयर कोई 2 रात का चीज़ नहीं होता है कि हम कर लें। लाइक हम मैगजीन्स अगर पढ़ लें तो मे बी कोशिश मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि हम एक इन्वायरमेंट में बैठ के ही आंसर राइटिंग करें। अगर हम शायद रूम पे बैठ के या अपने कंफर्ट जोन में बैठ के लिखेंगे तो शायद हम असेस नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं शिवेंदु, जिनका बीपीएससी में 63 रैंक के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में एसडीएम के लिए सिलेक्शन हुआ है। सो आज हम जानते हैं उनकी स्ट्रेटजी, उनकी जर्नी, कैसे आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको इस एसडीएम जैसे प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली शेखपुरा ज़िले से हूँ, बिहार में, और बरबीघा वहाँ एक जगह है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरे मदर फादर गांव में ही रहते हैं। आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ, कॉलेज? मेरे फादर टीचर थे रेलवे स्कूल में। ओके। तो वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है, तो मेरी स्कूलिंग पूरी खड़गपुर से हुई है, केंद्रीय विद्यालय खड़गपुर से। और इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया आरआई भुवनेश्वर से, एनसीईआरटी की एक कॉलेज है, बीएससी बीएड किया मैंने। और मैंने मास्टर्स किया इसके बाद आईआईटी मंडी से अप्लाइड मैथ्स में। और कुछ दिन तक मैं जॉब भी किया, मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया। अरे वाह। भुवनेश्वर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर मुझे अचानक एक दिन लगा कि थोड़ा पावर आना चाहिए। पावर का तो मैं नहीं बोलूँगा, मच लाइक, बट एक बचपन से ही था मुझे कि करना है मुझे ये। तो बहुत सारे रीजंस थे, शायद एक तो मेरे फादर जैसे वो मुझे हमेशा से मोटिवेट किए कि पैसा तो आते रहेगा, बट बात ये है कि किसी भी जॉब में एक मतलब लोगों के लिए कर पाओ। या मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन है जॉब का, जहाँ हम हमेशा लोगों से जुड़े रह सकते हैं, एक मोनोटोनिसिटी नहीं है। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा, अपना पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा अच्छे से यूज़ हैं। एंड अगर आप प्रोफेसर बनते तो मुझे लगता है कि आप हज़ारों एसडीएम बना सकते थे। ऐसा था कि स्पेसिफिकली तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो मैं डायरेक्टली तो इस प्रोफेशन से नहीं जोड़ूंगा। बट ये सच है कि मैं वहाँ भी अपना अच्छा देता, तो अच्छा दे ही रहा था मैं। और बहुत सारे मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं। अरे वाह, एक प्रेस्टिजियस जैसे गुड़गांव वगैरह में आईटी सेक्टर में है, तो प्राउड तो मुझे फील होता है, नो डाउट। वो प्रोफेशन भी अच्छा था, बट इट्स जस्ट कि मुझे ये करना था, एक अंदर से जील था कि ये करूं, तो बस आगे। ओके, ग्रेट। ओके, अब आप ये बताइए कि आप जैसे तैयारी करने आए बीपीएससी की, तो आपने स्टार्ट कैसे किया? आप एक कह सकते हैं कि टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है कि जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं ऐसा, मैंने भी शुरू में कुछ दिन तक सोचा कि एनसीईआरटी इतना ज़रूरी है क्या, बट मैंने जैसे हिस्ट्री का कुछ एनसीईआरटी कुछ दिन बाद पढ़ा, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं पढ़ना ही चाहिए। हालांकि मुझे ये लगता है कि बेसिक बुक पढ़ना ज़रूरी है, बट इट्स नॉट कि ओनली एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, आपका एक बेस बन जाएगा। बट उसके बाद जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है जो स्टैंडर्ड बुक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि दिक्कत तब होती है जब हम इन स्टैंडर्ड चीज़ों को ना करके इधर उधर भटकने लगते हैं। जब शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें ना हो रही हो, क्वेश्चन ना बन रहा हो, तो लोग नया ढूंढना चालू कर देते हैं।
मुझे लगता है यहाँ नया ढूंढने के अलावा जो हम कर रहे हैं उसी को बार बार करना एक चैलेंज है कि आपको आता हो ना हो तो आप फिर से उसी बुक को पढ़ें, कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो करें। तो मैंने शुरुआत वहीं से की थी कि सारा जो स्टैंडर्ड बुक था वो मैंने पढ़ा फिर से, और नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि मैं रिवाइज कर पाऊँ। साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, शायद जो मैंने किया वो था पेपर पढ़ना। लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं शायद, लेकिन मैंने पढ़ा और बहुत मुझे इस पे एक अच्छा फील होता है बोलते हुए कि मैं लगभग जितने भी दिन मुझे यहाँ हुए मैं कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि क्या है, बहुत हेक्टिक सा लगता है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समझ जब आने लगती है चीज़ें तो उससे अच्छा सोर्स मुझे नहीं लगता है कुछ बचता है करंट अफेयर और बहुत सारी चीज़ों के लिए। कितना टाइम आपने तैयारी करी होगी बीपीएससी को क्लियर करने के लिए? ओवरऑल तो मुझे करते करते जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम से प्रीलिम्स तक लगभग 15 महीने हो चुके थे, और ओवरऑल अगर मैं देखूँ फाइनल रिजल्ट आते आते तब तक तो 3 साल हो गए लगभग। 3 साल, ओके। सो आपको लगता है कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो 3 साल मिनिमम उनको देना चाहिए या इसके अलावा भी टाइम लगता है? मुझे लगता है कि आप जब एक सर्टेन अटेम्प्ट दे देते हैं तो एक फीलिंग आ जाती है अंदर से कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और अगर आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं तो 2 साल में मुझे लगता है आप सिलेबस कवर कर लेंगे, मेंस तक का पढ़ लेंगे। 3 साल में तो रिजल्ट आए, बट मुझे लगता है 2 साल सिलेबस कंप्लीसन के लिए इनफ है। इसके अलावा ये एक सच्चाई है यहाँ सिविल सर्विसेज में कि आप कोई भी सिविल सर्विसेज दें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आपको पेशेंस रखना हो सकता है चीज़ें आपके हित में ना आए, बट एक टिंज ऑफ लक भी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जैसे अगर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ ऐसे बोलूँ तो जैसे आपको प्रीलिम्स निकालना है तो वहाँ अगर 1/2 सक्सेस देखें, फिर इंटरव्यू तक 1/2 ऐसे अगर हम देखें तो आपको हर स्टेज में वो 1/2 में राइट साइड होना है, मतलब रॉन्ग साइड आप नहीं हो सकते हैं। अगर कुछ भी बुरा हुआ तो शायद आप रॉन्ग साइड होंगे, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप परसिस्ट करें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ें आएंगी आपके पास। तो वी शुड वेट फॉर लाइक स्टार्स जब साइन करेंगी आपका रिजल्ट आएगा, बट आपको इंतजार करना होगा और मेहनत करते रहना होगा, ये मौका देना होगा स्टार्स को साइन करने का। ऐसा नहीं है कि आप मौका ही नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। जब रिजल्ट आया कैसा लग रहा था आपको? रिजल्ट आने के बाद तो बहुत खुशी हुई ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे इसमें। प्रीलिम्स जैसे मैंने दिया वो 2024 में दिया था, तो अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ दिसंबर 2024 था वो। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आते आते जून 26 हो गया, तो 1.5 साल बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, और हर अल्टरनेट डे लगता था कि इन केस नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन देख सकता हूँ। नहीं, बहुत फाइट करना पड़ता है आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि आप परसिस्ट करें कि नहीं आई कैन डू इट, बट वो एक चैलेंजिंग मोमेंट होता है जब जैसे प्रीलिम्स के बाद मेंस हुआ। मेंस तो अप्रैल 25 में हो गया था, बट उसके बाद अप्रैल से लाइक दिसंबर में अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो मेंस का रिज़ल्ट आया। तो अप्रैल से दिसंबर तक एम्बिग्विटी थी कि होगा नहीं होगा, पता नहीं रहता। एक कॉन्फिडेंस तो आता है अंदर से कि मैंने अच्छा किया, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। फिर अप्रैल दिसंबर के बाद रिज़ल्ट आया, फिर मार्च में इंटरव्यू हुआ। मार्च के बाद भी इवन कई बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाते हैं, बट यहाँ मार्च के बाद भी 3 महीने लगे। तो हर एक दिन अगर मैं देखूँ तो ऐसा था कि होगा नहीं होगा, बहुत सारे एक मैं बोलूँ इमोशनल मोमेंट्स था कि आई डोंट नो कि क्या करना है अगले दिन, बट मैंने बस यही किया कि जो मैं करने आया था मैंने पढ़ाई की और रिज़ल्ट का वेट किया, बट चैलेंजिंग था नो डाउट। ओके, तो कोचिंग वगैरह लिया आपने? मैंने अपने पूरे जर्नी में अगर मैं सही बताऊं तो मैंने कोई भी फाउंडेशन क्लास नहीं किया, कहीं सेल्फ स्टडी की। बट हाँ, मैंने इंटरव्यू फेज़ में मैंने मॉक इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू फेज़ में कुछ लोगों ने मुझे शायद अपने से बढ़ के भी काम किया, हेल्प किया। जैसे धनंजय सर थे, धनंजय इसके, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के टाइम हेल्प किया। बाकी मैंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी खुद ही की, मैंने बुक्स पढ़े। टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है लगाना चाहिए, तो वो भी एक चीज़ है, बट मैंने क्लासेस एज ऑफ बहुत ऐसे नहीं किया। मुझे बताइए कि कोई नए स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको प्रिपरेशन करनी है, लेट्स सी वो 2027 में जो 73 बीपीएससी होने वाला उसके लिए टारगेट करते हैं, तो कैसे वो स्टार्ट करें? मुझे लगता है एक जो मिस्टेक होती है वो हम यही जो आपने मतलब एक तरह से पूछा कि प्री मेंस ये सब क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं प्री और मेंस के लिए। कुछ है जो मे बी अगर आप आफ्टर प्री करें तो भी चल जाएगा काम,
बट उन कुछ हो सकता है हो जाए, बट बेटर ये है कि आप साथ साथ जर्नी के फॉलो करें कि क्या इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, क्या नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हम उसमें लिख सकते हैं। तो वो एक मुझे लगता है ज़रूरी है। और जो आप स्पेसिफिकली मेंस के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे कुछ मॉडर्न आर्ट आता है तो वो आप उसमें डायग्राम वगैरह ट्राई कर सकते हैं, वो आप प्री के बाद कर सकते हैं कुछ चीज़ें। जैसे मैथ्स में DI का एक पोर्शन होता है GS1 में, तो वो भी हम प्री के बाद कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली मेरा ये मानना है कि साथ अगर हम करें तो बेटर होगा। ओके, आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करी आपने? आंसर राइटिंग का मैंने एक तो मतलब टेस्ट सीरीज़ लगाया मैंने जेन्युइनली। एक मुझे लगता है आंसर राइटिंग के लिए हमें एक डेजिग्नेटेड जगह जाके टाइम बाउंड उसको पूरा करने का कोशिश करना चाहिए, सो हम रियली असेस कर पाएँ कि हम टाइम में मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर अगर कुछ इनपुट्स आए या मॉडल आंसर्स हो, उनको देख के अपने आंसर को एनरिच करना चाहिए। और जो पहले के टॉपर्स रहे हैं उनके कॉपीज से भी हम थोड़ा हेल्प ले सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए या कुछ स्पेसिफिक हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या। तो ये मुझे लगता है। ओके, और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए या सब्जेक्ट है? ओके, अगर मैं सब्जेक्ट का बात करूँ यहाँ पे, तो प्रीलिम्स में जैसे BPSC में साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है ये एक मेजर चंक है जिसको हम ओवरलुक हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि पॉलिटी जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कॉन्फिडेंट होते हैं, शायद मैं भी था कभी उसमें कि पॉलिटी में नंबर आएगा, हम पढ़ते हैं हमेशा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पॉलिटी में अगर 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 2-3 गलत करने का स्कोप है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मतलब क्लियर चीज़ है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ें तो अच्छे से करें सो दैट उसमें गलती होने का चांस कम रहे। बाकी साइंस है, पॉलिटी है, और BPSC में जैसे मॉडर्न से क्वेश्चन स्टैंडर्ड आता है, तो ये सारा मुझे लगता है करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको लगता है कि आपको पर्टिकुलर, जैसे आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं, पटना में रह के बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो इस एरिया में रहकर स्टूडेंट को तैयारी करना चाहिए? मुझे लगता है अगर एक तो मेरा ये मानना है कि घर में शायद मुश्किल है, बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक पीयर ग्रुप मिलता है, एक इन्वायरमेंट मिलता है, आपको पता चलती है चीज़ें कि क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। पटना या दिल्ली का मैं नहीं मानता हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट ये है कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज इन द सेंस कि अगर आपको किसी भी डे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ लगाने का मन है तो आप ऑफलाइन जाके दे पाएँ, ऐसा जगह होना चाहिए। अगर मेंस का टेस्ट सीरीज़ लगाना है तो आप ऑफलाइन जाके दे पाएँ, ये होना चाहिए। प्लस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रह तो रहे हैं मगर इतना दूर रह रहे हैं कि आप रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी एक हिंडर करता है। तो कहीं भी रहें, लेकिन एटलीस्ट एक जहाँ माहौल है, जहाँ टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल है, जहाँ रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे ही प्रिपरेशन मेरे हिसाब से बेटर हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं है लोग इसके बिना नहीं निकालते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब घर पे रह के भी किया है। बट मेरा ये मानना है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक टिंज ऑफ पुश जो मिल सकता है वो इन जगहों पे बेटर मिल सकता है। बाकी तो अगर कोई सच में मेहनत करे तो कहीं से भी निकाल सकता है, बट ये हेल्प ज़रूर करता है। कितने आवर्स आप स्टडीज़ करते थे? मुझे लगता है ऑन एन एवरेज जब एग्ज़ाम ना हो तो मिनिमम 8 से 9 आवर्स, और जब एग्ज़ाम आए तो इसको हम 12 आवर्स तक खींच सकते हैं पर डे। जब एग्ज़ाम आ जाए तो ऑब्वियसली खुद से भी एक अंदर से आता है कि जितना हम एक्स्ट्रा कर पाएँ। बट बाकी ऑफ डेज में भी मुझे लगता है हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम 8 घंटे तो हम पढ़े ही पढ़ें। अर्ली मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं आप, लेट इवनिंग को? मैं तो अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ कि सुबह 7-7:30 लाइब्रेरी गया, फिर दिन भर अपना पढ़ा, फिर रात में रूम आया। ओके, जो एक तो मुझे लगता है कि यहाँ पहले लैक ऑफ रिसोर्सेज था, अब अबंडेंस ऑफ रिसोर्स है। तो एक इससे गड़बड़ क्या होता है कि पहले आप कुछ पढ़ते हैं, रिजल्ट ना आए, दूसरा पढ़ने लगते हैं, फिर ना आए, फिर तीसरा पढ़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है अगर रिसोर्स सही है तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए कि हम सही चीज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो रिजल्ट विल फॉलो, बट इधर उधर भटकना नहीं है। और दूसरा डिसिप्लिन और पेशेंस, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं है कि आप पेशेंस रखें और डेली अपना काम सही से करें। राइट। आफ्टर रिजल्ट आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस नजर है आपको? लोगों मतलब पहले आप जिनसे मिलते थे, अब बाद में जब आप मिलते हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे फैमिली वाले हों, या फिर अदर पर्सन हो? एक तो अपने पर्सनल लेवल पे कॉन्फिडेंस आता है कि ओके मैंने पढ़ाई की, एक वैलिडेशन जो हम बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से आप कितनी भी मेहनत कर लें बट ये सच्चाई है कि आपको रिज़ल्ट चाहिए ही होता है, कि उसके बिना आपको डाउट होता है खुद पे भी शायद। तो एक तो वो चेंज आता है। दूसरा जो आपके मतलब क्लोज एंड डियर वंस हैं उनको खुशी होती है, उसके शायद उनके वजह से आपको ज़्यादा खुशी होती है। मैंने भी जो फील किया कि
जो मेरे एकदम क्लोज वंस थे वो खुश थे, उनसे शायद मैं ज़्यादा खुश था कि ओके दैट आई डिड, एंड वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बाकी तो मैसेजेस कॉल्स आते ही आते हैं, बट एक जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है वो अपने फैमिली फ्रेंड्स जो क्लोज वंस हैं इनके लिए होती ही हमेशा है। हाँ, अगर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े और कोई एक सब्जेक्ट हटाना पड़े सिलेबस से तो कौन सा हटाना चाहोगे? प्रीलिम्स के लिए हटाना हो तो शायद इकोनॉमिक्स। ओके। अभी आप सीक्रेटली जेलस फील करे अदर एस्पिरेंट से? नहीं, जेलस तो मैंने नहीं फील किया सच बताऊँ तो, बट ये लगता था कि ओके मैं भी करूँगा। मेरे जो दोस्त थे एक मोटिवेशन ही था कि ओके इन्होंने किया तो मैं भी करूँ। प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करना पड़े बीपीएससी की फ्रॉम ज़ीरो टू टॉपर, तो आपको कितने रुपए चाहिए होंगे? अगर आप बाहर सरवाइव करना चाहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो ऑल इंड ऑल कम से कम मंथली 15,000 खर्च हो जाते हैं। तो अगर मैं कंप्लीट प्रिपरेशन में देखें 3 साल लगा दिया आपने, 15 मतलब आपके अराउंड 1,80,000 अराउंड ये हो गया। 4.5 लग गया मुझे 3 साल में। अगर मैं देखूँ तो मैंने तो जॉब किया था तो सेविंग करके लाया था मैं। हाँ। बट मुश्किल है, अगर ना हो पाए, फैमिली से सपोर्ट ना हो, तो फिर आप पटना वगैरह में भी रह के कर सकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए चाहिए। 4 तो कम से कम मैं मान सकता हूँ, 4 तक भी हो सकता है। अब आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना करेक्ट। तो 5 है ना ले रहे हैं। सो बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो आपको क्या लगता है यूट्यूब गाइड कर रहा है मिसगाइड कर रहा है? अगर मैं ऑल इन ऑल देखूं तो गाइडेंस ज़्यादा मिस गाइडेंस है, बट सच्चाई यही है कि हमें ढूंढना पड़ेगा। गाइडेंस है, ऐसा नहीं है अवेलेबल नहीं है, बट वो है कि पिक द वंस आउट वाला चीज़ है कि चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखे तो हम पढ़ लें। अच्छे लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। बीपीएससी के लिए जैसे कुछ कोचिंग्स के नाम लें, ऐसे मत लो कि पर्टिकुलर बेस्ट है, बट स्टूडेंट्स को 2-4 कोचिंग के नाम अगर चाहिए वो इन कोचिंग्स के रिसोर्सेज को अपनी प्रिपरेशन में ले सकते हैं। ऐसे अगर मैं स्पेसिफिकली नाम लूँ तो जैसे एक पटना में परफेक्शन IAS है, एक BCW है पटना में ही, और IAS वैली है। तो ये कुछ कोचिंग्स हैं। खान सर जैसे बहुत खान पॉपुलर सर भी हैं, उनका भी नोट्स बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो भी है एक, उनका भी मैं लूँगा। एडुटेरिया है हिंदी मीडियम के, कुछ लोग एडुटेरिया फॉलो करते हैं। ओके, लेट्स से अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बीपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो एक एडवाइस जो आप उनको देना चाहोगे? एडवाइस मैं यही दूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, पैनिक नहीं करना है, लगे रहना है और 5 लाख रुपए की व्यवस्था रखनी है। 5 लाख का तो मैं नहीं मानूंगा, मतलब ऐसा नहीं है, इसके बिना भी नहीं कर सकते। मैं तो अपने पर्सनल लेवल पे मैंने सेव किया, मैं आया, बट हालांकि इन्फ्लेशन है बिल्कुल। पटना में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने कम खर्च में भी निकाला है, यहाँ तो एक इन्फ्लेशनरी मॉडल बना हुआ है। राइट, एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, नाउअडेज आप अपने घर से रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया और डिफरेंट कोचिंग्स के जो स्टडी मटेरियल्स हैं बहुत ही मिनिमम पैसे में अवेलेबल हो जाते हैं। सो आप घर पे रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। और आजकल हर भी छोटे बड़े शहरों में लाइब्रेरियाँ भी हैं। दिल्ली में भी स्टूडेंट्स रहते हैं तो सभी लोग लाइब्रेरीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो कोई भी लाइब्रेरी जो भी है जनरली होते हैं उनमें सेफ्टी मेजर्स जो भी हैं फॉलो नहीं हो पाते हैं, बट समहाउ आप तैयारी कर सकते हैं स्टार्ट, अगर आपके आसपास कोई अच्छी सी लाइब्रेरी है तो। सो आई होप आपने इंटरव्यू एंजॉय किया होगा। थैंक यू।